रीत सिद्धांत या संप्रदाय का वर्णन कीजिए। रीत सिद्धांत ईस्वी सन 600 से 700 तक 100 वर्षों के अंतराल में रीत संप्रदाय भारतीय साहित्य समीक्षा का प्रमुख आधार था। गुण और दोष की व्यापक प्रतिष्ठा हो जाने से रीत संप्रदाय को बड़ा बल मिला और गुण सहित तथा दोष रहित रचना की आदर्श पदावली ही रीत मत के अनुसार काव्य की आत्मा बन गई। लेकिन आगे गुण दोष और अलंकारों की विवेचना रीत से स्वतंत्र आधार पर होने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि रीत संप्रदाय की व्यापकता घटती चली गई और अंत में उसे रस सिद्धांत की एक शाखा के रूप में परिणत होना पड़ा। रीत की अवधारणा। हेडिंग। रीत की अवधारणा का तात्पर्य है कि आप रीत से क्या समझते हैं। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। उन्होंने रीत को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए इस संप्रदाय की नींव डाली। उन्होंने लिखा है, रीतिरात्मा काव्यस्य। इसमें संदेह नहीं कि वामन से पूर्व भी रीत की चर्चा होती रही थी। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में नाट्य प्रयोग के संदर्भ में 4 प्रादेशिक प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। वह कहते हैं, चतुर्विधा प्रवृत्तिस्य प्रोक्ता नाट्य प्रयोगातः अवंती दक्षिणात्याच पांचाली चौद्रमागधी। अर्थात नाट्य प्रयोग में 4 प्रकार की प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है। आवंती, दक्षिणात्य, पांचाली और ओड्रमागधी। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का आधार लेकर अग्नि पुराण में महर्षि वेदव्यास ने रीतियों का विवेचन किया है और पहली बार काव्य और नाट्य के संबंध में रीत शब्द का प्रयोग किया है। वहाँ लिखा है, वह विद्या संप्रत ज्ञाने रीति चापि चतुर्विधा। अर्थात बोलने के ढंग की पहचान से रीत 4 प्रकार की होती है। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। 7वीं शताब्दी के कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित में उदीच, प्रतीच, दक्षिणात्य और गौड़ देश की काव्य प्रवृत्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया। उन्होंने हर्षचरित में चारों रीतियों के विषय में लिखा है। उत्तर दिशा के लोग श्लेष बहुल, पश्चिम दिशा के लोग अर्धमान, दक्षिण दिशा के लोग उत्प्रेक्षामय तथा गौड़ देश के लोग अक्षरों के आडंबर वाली रीत का प्रयोग करते हैं। यहाँ आडंबर वर्ण विन्यास के चारित्र्य का वाचक है। रीत को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य वामन ने 3 रीतियों को स्वीकार किया है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। इनके विवेचन का आधार गुण है, अलंकार नहीं। इन्होंने रीत की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए रीत की अवधारणा स्पष्ट की है। उन्होंने लिखा है, विशिष्ट पद रचना रीति है, अर्थात विशिष्ट प्रकार के पदों की रचना रीत कही जाती है। पद रचना लिखने और बोलने में प्रयोग की जाती है। इस प्रकार रीत का अर्थ भाषा का प्रयोग हुआ। आचार्य वामन भी रीत का अर्थ उक्ति मानते हैं। हिंदी में शैली शब्द जिस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, वामन आचार्यों ने रीत शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया है। रीत की अवधारणा से ये बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि रीत की अवधारणा गुण के समान है। संस्कृत के काव्यशास्त्रियों ने गुण के जो लक्षण दिए हैं वही रीत पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। शब्द तथा काव्य दोनों के आचार्य मम्मट ने 3 गुण माने हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। इन गुणों का संबंध भी भाषा के प्रयोग से होता है। रीत में गुणों का समावेश रहता है तथा रीत गुणों से व्यापक है। रीत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में स्तुति के रूप में प्राप्त होता है। अग्नि पुराण में रीत का अर्थ वक्तृत्व कला या बोलने का ढंग है। बाणभट्ट ने इसी अर्थ में रीत की अवधारणा की है। आचार्य भगवान ने रीत का अर्थ काव्य स्वीकार किया है। आचार्य वामन ने विशिष्ट पद रचना को रीत बताकर रीत की अवधारणा स्पष्ट की है। वामन रीत को गुणों के आश्रित मानते हैं तो आनंदवर्धन उसे रसाभिव्यक्ति का साधन मानते हैं। काव्य की आत्मा मानने से इनकार करते हैं। अगली रीडिंग, रीत शब्द की उत्पत्ति। रीत शब्द की उत्पत्ति रिंग धातु से ऋण प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका अर्थ है मार्ग, पंथ या गति। महाराजा भोज ने सरस्वती कंठाभरण में इसकी उत्पत्ति इस प्रकार दी है। उन्होंने लिखा है, वैदर्भाधिकृता पंथा काव्ये मार्ग इति स्मृता रिंग गतिविधि गताविति धातोः सा व्युत्पत्त्या रीतिरुच्यते। अभिव्यक्ति के विभिन्न मार्ग होते हैं। लेखक अपनी रुचि के अनुसार इन मार्गों का अनुसरण करते हैं। रीत शब्द इसी अभिव्यक्ति की
भिन्नता का द्योतक है। वामन से पूर्व रीत के स्थान पर अधिकतर मार्ग शब्द प्रयुक्त किया जाता था। आजकल हिंदी में इसके लिए शैली शब्द का प्रयोग होता है। शैली शब्द की उत्पत्ति भी शील धातु से हुई है। यह भी लेखक के स्वभाव की ओर संकेत करता है। प्राचीन संस्कृत शास्त्र में शैली शब्द किसी व्याख्यान पद्धति के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। कुल्लूक भट्ट की टीका में शैली का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। रीत की परिभाषा और स्वरूप। हेडिंग। सर्वप्रथम आचार्य वामन ने ही रीत को परिभाषाबद्ध कर उसकी विस्तृत व्याख्या की है। काव्य अलंकार सूत्र में उन्होंने रीत का लक्षण इस प्रकार दिया है। विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा अर्थात माधुर आदि गुणों से युक्त रचना ही रीति है। उन्होंने रीत में गुणों को सर्वाधिक महत्व दिया है। आचार्य वामन के अतिरिक्त रीत संप्रदाय का अन्य कोई प्रसिद्ध विद्वान नहीं है जिसने रीत पर विचार किया हो। इसका कारण है कि मम्मट आदि के रसवादी सिद्धांत के सम्मुख रीत संप्रदाय अधिक मान्य न हो सका। रीत संप्रदाय के बहिर्गत कुछ अन्य आचार्यों ने रीत के स्वरूप को स्पष्ट किया है। यह है वामन द्वारा निर्देशित रीत के लक्षण से साम्य रखता है। वक्रोक्ति कुंतक ने रीत को कवि प्रधान हेतु या कवि कर्म की विधि कहा है। आनंदवर्धनाचार्य ने इसे वाक्यवाचक चारुत्य हेतु कहकर रीत को शब्द और अर्थ में चारुता लाने वाला उपादान माना है। उन्होंने रीत का रस से संबंध स्थिर करने का प्रथम और सारगर्भित प्रयास करते हुए कहा है कि पद रचना माधुर आदि गुणों के आधार पर आश्रित रहती है और रस की अभिव्यक्ति में सहायक होती है। आचार्य वामन के विशेषो गुणात्मा वाले कथन को उन्होंने संघटना शब्द द्वारा व्यक्त किया है। संघटना का अर्थ है पदों की सम्यक शोभन रचना। साहित्य दर्पण के प्रणेता आचार्य विश्वनाथ ने भी आनंदवर्धनाचार्य के अनुसार रीत का स्वरूप स्पष्ट किया है। वो लिखते हैं, पद संगठना रीति है अंग संथा विशेषवत उपकर्थी रसादि नाम। अर्थात जिस प्रकार कामनी के अंगों का एक निश्चित संगठन सौंदर्यशाली होता है, उसी प्रकार पदों की नियमबद्ध संगठना भी सुंदर होती है, उसे रीत कहते हैं। इस प्रकार के पद संगठना या रस रीत आदि काव्य सौंदर्य के विविध तत्वों के परिवर्तन में सहायक होती है। मम्मट ने भी सभी रचनाओं में प्रसाद गुण की स्थिति अवश्य मानी है। इस प्रकार आचार्य वामन के समान सभी आचार्यों ने रीत में गुणों को स्वीकार किया है। रीत की गरिमा पाश्चात्य आलोचकों ने भी अंगीकृत की है। फ्लाउबे व वाल्टर रेले तथा वाल्टर पेटर ने काव्य में रीत को पर्याप्त महत्व दिया है। फ्लाउबे का कथन है, जिस प्रकार जीवित प्राणियों में रक्त शरीर का पोषण करता है तथा इसके बाह्य स्वरूप का निर्णय करता है, उसी प्रकार काव्य में जीवन विधायक तत्व रीत ही है। रीत किसी वस्तु के समग्र अंतरंगता तथा रंगीनता के साथ अभिव्यक्त का एक विशिष्ट तथा परिपूर्ण प्रकार है। अगली हेडिंग है प्रमुख रीतियों का स्वरूप। रीतियों की संख्या के संबंध में आचार्यों में मतभेद है। भामा ने वैदर्भी और गौड़ी दो ही रीतियाँ मानी हैं। दंडी ने भी इन्हीं दो की चर्चा की है। वामन ने रीतियों की संख्या 2 से 3 कर दी। उन्होंने पांचाली नामक एक नई रीति का उल्लेख किया। रुद्रट और राजशेखर में हमें लाटिया नामक चौथी रीत की भी चर्चा मिलती है। इस प्रकार वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी नामक रीतियों का क्रमशः विकास हुआ। हम इनके स्वरूप पर संक्षेप में विचार करेंगे। पहला वैदर्भी रीत। वैदर्भी रीत सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है। किसी ने उसे गुण स्फुट रूप, कुछ ने गुण सांकल्यमयी और कुछ ने समग्र गुणा कहा है। आचार्य राजशेखर ने लिखा है कि वैदर्भी रीत से कर्णप्रिय माधुर गुण का प्रश्रवण होता है। वामन वैदर्भी को समग्र गुणा मानते हैं। वो लिखते हैं, समग्र गुणा वैदर्भी। आचार्य विश्वनाथ ने इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि माधुर गुण व्यंजक वर्णों द्वारा वृत्तहीन या अल्प वृत्त वाली रचना वैदर्भी होती है। दूसरी है गौड़ी रीत। यह प्रादेशिक दृष्टि से गौड़ देश की रीत है। इसमें माधुर्य और सौकुमार्य का अभाव देखा जाता है। यह समाज बहुला और कठोर वर्णों से युक्त होती है।
ओज और कांति इसके प्रमुख गुण हैं। तीसरी, पांचाली। इस रीति में वैदर्भी की भांति सब गुणों की अवस्थिति तो नहीं होती, परंतु माधुर्य और सुकुमारता आदि गुण इसमें भी होते हैं। ये श्लेष मुक्त शिथिल भाव वाली तथा कांति युक्त रीति है। आचार्य रोमन ने इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, माधुर्य सौकुमारोपपन्ना पांचाली, अर्थात पांचाली रीति में माधुर्य और सौकुमार का सद्भाव रहता है। चौथी, लाटी। साहित्य दर्पणकार ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है, लाटी तु रीति वैदर्भी पांचाल्योंतरे स्थिता, अर्थात वैदर्भी और पांचाली के मध्य की रीत को लाटी रीत कहते हैं। इस प्रकार रीत संप्रदाय एवं रीत के विषय में आपने अध्ययन किया।